स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस हुए थे और सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टर्म्स रिलेटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये पढ़े थे। तो एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी के बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, रदरफोर्ड का मॉडल आ चुका था, बहुत सारे ड्रॉबैक्स उनके निकल चुके थे जो लास्ट में सब ये डिस्कस करेंगे जब लास्ट वीडियो लेक्चर आएगा। तो इसके बाद वोर मॉडल को देना था, वोर मॉडल की तरफ का माहौल बन रहा था। तो वोर मॉडल हमें पढ़ना है क्योंकि सबसे अच्छा जो मॉडल माना जाता है वोर मॉडल ही माना जाता है अगर हम इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर माने तो वोर मॉडल देने से पहले एक्चुअली था क्या कि एनर्जी, लाइट, हीट एनर्जी जो भी है उसके नेचर के बारे में जानना जरूरी था। तो वोर मॉडल, आप ये मान के चलिए कि वोर मॉडल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उन चीज़ों को पहले बताया गया। मतलब वेव्स के बारे में बताया गया, मींस लाइट एनर्जी के बारे में बताया गया, इसके नेचर के बारे में बताया गया। ये सारी बातें हम लोगों को इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये वोर मॉडल से पहले वाला लेक्चर है जो वोर मॉडल को समझाएगा। तो यहाँ पर अगर हम हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग लाइट आएगी या एनर्जी आएगी, क्योंकि लाइट को भी कंसीडर किया गया था जो बातें बताई जाएंगी और एनर्जी को भी यहां पर कंसीडर किया गया था। मुद्दा ये था, इसमें कोई डाउट नहीं था, लाइट के बारे में लोग यही कहते थे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी प्रेजेंस में हम चीजों को देख सकते हैं। अब लाइट का नेचर क्या है? लाइट का पार्टिकल नेचर है या लाइट का वेव नेचर है? देखो, 2 टाइप के नेचर्स दिए गए हैं, या तो किसी का नेचर होगा तो पार्टिकल नेचर होगा या वेव नेचर होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आप चाहें तो कहीं पे आप नोट कर सकते हैं, मैं केवल बोलूंगा यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर कहीं पे पार्टिकल नेचर है और कहीं पे वेव नेचर है तो क्या अंतर है दोनों में? पार्टिकल नेचर के लिए कहा जाता है पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड, मतलब पार्टिकल्स का अपना एक डायमेंशन होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका अपना एक लंबाई, चौड़ाई, जो भी रेडियस, सरकमफ्रेंस, इसका अपना एक डायमेंशन है और ये लोकेटेड होता है। अगर इसको हम यहाँ पर रख दें तो हम कहेंगे हाँ टेबल पे मार्कर रखा है, इसकी लोकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स कहा जाता है पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बोर्ड पे लाइट रखी हुई है। हाँ, यहाँ लाइट है, लाइट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, कोई लाइट का सोर्स है, लाइट वहाँ से आ रही है, वहाँ भी है, और ये लाइट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत दूर तक है यहाँ से लेकर के। तो लाइट यहीं पे रखी हुई है पर्टिकुलरली, उसका डायमेंशन इतना है, ऐसा नहीं कह सकते। तो पहला पॉइंट, पार्टिकल नेचर में पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड एंड वेव्स आर डीलोकलाइज्ड, ये डिफरेंस होता है। दूसरा मेन डिफरेंस होता है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, मतलब जो स्पेस इस मार्कर ने घेर रखा है उस स्पेस को कोई और शेयर नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर स्पेस को एक ही ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर स्पेस को शेयर नहीं कर सकता। जबकि एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर एक से ज़्यादा वेव्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। तो हम कहेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, वेव्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड। कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वेव्स की सुपर इम्पोजिशन से मिलती हैं। तो टॉपिक हमारा है लाइट या एनर्जी। आपने हेडिंग डाल ली होगी, आपने लिखा होगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स।
तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आप नोट करके लिख लेंगे। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पूरा पूरा आप लिखिएगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड और ये कैन बी सुपर इम्पोज्ड। तो ये डिफरेंसेस होते हैं इन नेचर्स में। अब बात आती है कि लाइट का क्या नेचर है। लाइट का नेचर भाई होता ही यही था, कोई ऑब्जेक्टिव उठता था और बहुत सारे लोग दौड़ पड़ते थे अपना अपना व्यू देने के लिए। यही हुआ इस मुद्दे पे। सबसे पहले न्यूटन आए, न्यूटन ने एक थ्योरी दी, दैट इज कार्पस्कुलर थ्योरी। ब्लड सेल्स होती हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स। तो इन्होंने कहा लाइट कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जस्ट लाइक जैसे ब्लड कुछ छोटे छोटे सेल्स से होता है जिन्हें हम कार्पसल्स कहते हैं। तो ये इनकी कार्पस्कुलर थ्योरी थी जो कि बिल्कुल बेकार थी, जिससे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। 2 मेन थ्योरीज हैं इसके बाद, इसको तो आप छोड़ ही दो, लिखना भी मत न्यूटन्स थ्योरी को। एक तो हाइजीन ने लाइट का वेव नेचर बताया, हाइजीन नाम के साइंटिस्ट ने लाइट का वेव नेचर बताया। वेव नेचर से लाइट की कई प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज रह जाती हैं जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जिसमें लाइट का पार्टिकल नेचर बताया गया। पार्टिकल नेचर से भी कई प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं, लेकिन कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज रह जाती हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। तो ओवरऑल अगर हम अभी समरी करें इसकी, तो हाइजीन वेव नेचर देंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा लेकिन कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगी जो लाइट का पार्टिकल नेचर बताती है, वहाँ से भी कई प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होंगी लाइट की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। तो फाइनली हमें ये मानना पड़ेगा कि लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए हमें वेव नेचर लेना ही पड़ता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए हमें पार्टिकल नेचर मानना पड़ता है। तो इस टॉपिक का जो अंत होगा कि लाइट का नेचर क्या है, वो इस पे होगा कि लाइट का डुअल नेचर है। बस इलेबोरेटेड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे, बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे जो हमें याद करने होंगे, जो हमें सीखने होंगे, न्यूमेरिकल्स लगाने हमें सीखने होंगे। तो आप डालेंगे लाइट और एनर्जी, फिर आपने लिखा होगा लाइट क्या है, मैंने आपको बता दिया था। एक नोट आपने लिखा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में डिफरेंस क्या है। फिर आप डालेंगे इसी हेडिंग के अंदर छोटी सी हेडिंग नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में आप लोग लिखेंगे हाइजीन्स वेव थ्योरी। हाइजीन्स वेव थ्योरी फर्स्ट। हाइजीन्स वेव थ्योरी में आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट, या ब्रैकेट में आप चाहें तो एनर्जी भी लिख लें, ट्रेवल्स कॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट ट्रेवल्स कॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ऐसी होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स इस तरीके से, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती हैं, इस तरीके से ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। हम इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। यहीं पे एट द सेम टाइम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, क्लार्क, जेम्स क्लार्क थे और मैक्सवेल। इन्होंने भी कुछ मिलती जुलती बात ही कही थी। तो हाइजीन ने तो बस इतनी बात बताई, हमने हाइजीन की बात को ख़त्म कर दिया। यहीं पे हम नोट डाल के, अगर नोट्स हम बना रहे हैं प्रॉपर, तो हम ये लिखेंगे क्लार्क मैक्सवेल। जो क्लार्क मैक्सवेल थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन वर्ड्स उनके अलग थे। उन्होंने क्या कहा था, तो नोट में आप क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डालेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में
आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो क्लार्क मैक्सवेल की है उसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट पहले समझ लो है क्या। वही बात उनकी है, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है। रेडिएशंस का मतलब क्या हो गया, वेव। एक्चुअली इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए थे। इन्होंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट हीटेड है, एक तो हीटेड ऑब्जेक्ट, भाई आप गर्म ऑब्जेक्ट को छुओगे तब तो आपको गर्म लगेगा ही, अगर आप छुए ना, पास हाथ ले जाएं तब भी तो आपको गर्म लगता है, क्योंकि वो एनर्जी की रेडिएशंस निकलती हैं। इन्होंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए थे। नंबर 1 हीटेड ऑब्जेक्ट, नंबर 2 करेंटेड फिलामेंट। अगर कोई फिलामेंट है और उसमें करंट पास हो रहा है, करंट मतलब वायर में करंट पास हो रहा है, करेंटेड फिलामेंट। एंड एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। देखो चार्ज पार्टिकल अगर है तो चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी होता है, ये फिजिक्स की बात है, तो उससे केवल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज मिलती हैं। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड है, मतलब चल तो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है समय के साथ, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो देता ही है, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो इन्होंने ये 3 ऑब्जेक्ट लिए। तीनों ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, पहले पॉइंट में इस तरीके से लिखेंगे, हीटेड ऑब्जेक्ट्स, करेंटेड फिलामेंट्स एंड एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स emit energy in the form of radiation. It is called radiant energy. ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा these radiations are associated with electric and magnetic field, या उल्टा बोलिएगा with these radiations, ये बेटर होगा, with these radiations electric and magnetic fields are associated which are perpendicular to each other and to the direction of propagation of radiation. मतलब रेडिएशन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा पॉइंट, with these radiations electric and magnetic fields are associated which are perpendicular to each other and with the direction of propagation of radiation. full stop के बाद इसी में लिखेंगे hence these radiations are also called as electromagnetic waves। मतलब वही मिलती जुलती बात इन्होंने बता दी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे these radiations, हर केस में these radiations travel with constant speed which is equal to speed of light। मतलब अब लाइट से मैचिंग हो गई। these radiations travel with constant speed which is equal to speed of light। और चौथी बात हम बताएंगे यहाँ पर, these radiations do not require any medium for their प्रोपोगेशन। इन रेडिएशंस को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कुल मिला के हम लोगों ने ये हाइजीन्स वेव थ्योरी और कहेंगे कि उसी को सपोर्ट करते हुए एक और थ्योरी जो कि क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अच्छा, ये थ्योरी तो हमने पढ़ ली। इस थ्योरी के इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, मतलब क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो सब बातें हम करेंगे। लेकिन यहीं पे पहले हम एक और छोटी सी हेडिंग डालेंगे वेव नेचर के अंदर ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स में एक लाइन तो आप ये लिखिएगा, दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू क्रेस्ट्स, जो ऊपर होते हैं, एंड ट्रफ्स। क्रेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो जुड़े हुए हैं। नंबर 1 हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं। वेव लेंथ है क्या? देखो, एक वेव की लंबाई को वेव लेंथ कहते हैं। यहाँ से लेकर ये एक क्रेस्ट हुआ और ये एक ट्रफ हुआ, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। इसको दूसरी तरीके से भी हम कह सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स, ये यहाँ से यहाँ, इसको भी हम वेवलेंथ कहेंगे, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम वेवलेंथ कहेंगे। तो वेवलेंथ में लिखिएगा, इट इज द लेंथ ऑफ सिंगल वेव, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स, it is equal to the distance between two consecutive crests और two consecutive troughs। दो consecutive crests या दो consecutive troughs के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। ये वेवलेंथ हो गई। वेवलेंथ जिनके साथ हमारी डीलिंग होगी वो बहुत छोटी होती हैं। जैसे विजिबल रीजन को ही ले लें तो जो वेवलेंथ होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जनरली जो हमें डीलिंग करनी होगी वो यूनिट्स जो हम यूज़ करेंगे वो या तो एंगस्ट्रॉम यूज़ करेंगे या फिर क्या यूज़ करेंगे, नैनोमीटर। आपको पता होगा कि अगर एक एंगस्ट्रॉम लें, अलग से लिख देते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू दी पावर -10 मीटर एंड एक नैनोमीटर में 10 टू दी पावर -9 मीटर होते हैं। तो ये हमने वेवलेंथ के बारे में बात की। हालांकि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा भी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हमने पढ़ा वेवलेंथ, दूसरा हम पढ़ेंगे वेव नंबर। देखो बेटा, वेव नंबर को हम दिखाते हैं, ये एक टर्म होता है, अगर ये ऐसे V बनती है और ये वाला हम थोड़ा ऐसे इस तरीके से कर दें तो इसको हम बोलते हैं न्यू, इसको हम न्यू बोलते हैं। और ऐसे करके ऊपर ये बार लगाएं तो इसको हम बोलते हैं न्यू बार। तो जो वेव नंबर है वो दिखाई जाती है इससे। क्या है ये है न्यू बार, न्यू बार से दिखाते हैं। तो वेव नंबर क्या है, सुन लीजिए। एक वेव की लंबाई बहुत छोटी होती है। हमने एक डिस्टेंस ली 1 मीटर, 1 मीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस मान ली। और एक वेव की लंबाई वो तो हम दिखा भी नहीं सकते, यहाँ पे बहुत छोटी होती है। तो 1 मीटर में बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी, या 1 सेंटीमीटर में बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी। तो यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स आ जाएंगी, दैट नंबर इज कॉल्ड वेव नंबर। तो लिखिएगा वेव नंबर में, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर or in 1 centimeter, that is the number of waves in 1 meter or in 1 centimeter। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो अगर आपने नंबर ऑफ वेव्स 1 मीटर में निकाली हैं तो यूनिट आ जाएगी पर मीटर, और नंबर ऑफ वेव्स अगर आपने सेंटीमीटर में निकाली हैं तो यूनिट आ जाएगी पर सेंटीमीटर। मोर ओवर न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। अगर आप वेव नंबर निकाल रहे हैं पर मीटर तो लैम्डा की वैल्यू मीटर में लेनी पड़ेगी, और अगर आप वेव नंबर निकाल रहे हैं पर सेंटीमीटर तो लैम्डा की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। तीसरा टर्म है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं। लिखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है वेव्स की,
स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी वेव्स पास हो जाएंगी, जितनी वेव्स पास हो जाएंगी दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखिएगा फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स, frequency is the number of waves which are passed from an imaginary point, which are passed from an imaginary point in 1 second, which are passed from an imaginary point in 1 second। तो यूनिट जो इसकी होती है एसआई सिस्टम में वो पर सेकेंड लेते हैं, या पर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं HERTZ, हर्ट्ज या HZ भी लिखते हैं इस तरीके से। एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, याद रखेंगे इसे। C लैम्डा आपको पता ही है, फिर से लिख देते हैं। वेवलेंथ ये है, फ्रीक्वेंसी और C है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाएंगे यहां से। लिखें कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हैविंग wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम, having wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको वेव नंबर बताना है और वेव लेंथ बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है मुझे ज़रूरत भी नहीं है आपको बताने की, बट फिर भी आप पहले सॉल्व करिए और उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर आप सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। लैम्डा आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको हमें एसआई सिस्टम में तो लाना ही पड़ेगा। इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में हो गया, यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। आपको पहला पार्ट जो सॉल्व करना है वो है क्या निकालना है, आपको वेव नंबर निकालना है। ठीक है भैया, वेव नंबर निकल जाएगा। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ लगाइए, 1/5 इंटू 10⁻⁻7। अगर सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 इंटू 10⁻6, वैसे 10⁻7 होता, बस 10 हमने यहाँ ले लिया। 5 ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻6 पर मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को मीटर में पुट किया है। ये तो पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे पार्ट में ध्यान दें, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको न्यू बताना है, तो आप चेक करेंगे फ्रॉम C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू निकालने के लिए आप C/λ, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो लैम्डा भी आपको मीटर में ही लेना पड़ेगा। 10⁻⁻7, एक काम करते हैं 3 इंटू 10⁻, ये 30 कर लेते हैं, ये भी 7 हो जाएगा और ये जा कर के ऊपर +7 हो जाएगा अपॉन 5, तो ये वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इस तरीके से तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक काम करते हैं बेटा, जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है, मतलब सन से आने वाली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, आप अभी स्पेक्ट्रम को छोड़ो, वो तो हम आगे बात करेंगे ही। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं
उनको हम एक बार आपको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, एक चीज यहां पर चेक करना, C इज इक्वल टू क्या है, न्यू लैम्डा। अब ये चीज कैसी है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, यानी न्यू और जो लैम्डा होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो अगर न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा को घटना होगा, या लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू को घटना होगा। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक बार अरेंज करके दे देते हैं आपको अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, एक टेबल बना के दे देते हैं, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये है बेटा, देखिए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जा सकती है, कॉस्मिक रेज लगभग इतनी छोटी होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जाता है, यहाँ से गामा रेज यहाँ तक मानी जाती हैं, गामा के बाद एक्स रेज यहाँ से यहाँ तक मानी जाती हैं। फिर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं इसके बाद शुरू होती हैं, और विजिबल रीजन हमने 10⁻⁻⁶ लिया है तो वो वहाँ तक कंसीडर की जाती हैं। ये हमने एक बीच की वैल्यू ले ली है, जो विजिबल रीजन होता है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर एग्जैक्टली अगर बताएं तो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वैल्यू कहीं कहीं पे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखी होती है, या 3600 से 7600 भी लिखी होती है। फिर ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो काफ़ी बड़ा माना गया है। इनफैक्ट इंफ्रारेड इसको हम चाहते तो बीच में ले सकते थे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंफ्रारेड ही होता है। ये माइक्रोवेव्स होती हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये रेंज जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। माइक्रोवेव्स की स्टार्टिंग यहाँ से मान ली जाती है, यहाँ 6 के बाद अगर आगे बढ़ोगे और यहाँ तक जाओगे तो वो इंफ्रारेड का रीजन ही होता है। ये हमने एक बीच का पार्ट ले लिया है। तो ये इस तरीके से बेटा ये एक रेंज होती है, हमने वेवलेंथ को मीटर में लिया। तो ये हो गया। तो ये हाइजीन की थ्योरी या क्लार्क मैक्सवेल ने जो लाइट का हमें या एनर्जी का वेव नेचर दिया था उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। अब अच्छा, इस थ्योरी की क्या मेरिट्स थी और क्या डीमेरिट्स थी ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की तरफ जा सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें लिमिटेशंस हैं या मेरिट्स डीमेरिट्स साथ में ही लिख देंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करके हेडिंग डालोगे और लिखोगे वेव नेचर ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन कैसे करना है ये मुद्दा फिजिक्स का है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है केमिस्ट्री में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है केमिस्ट्री में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये प्योरली 12th फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, बस हम केवल लिखेंगे कि वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन होता है और पार्टिकल नेचर से क्या एक्सप्लेन होता है। तो आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में लिख रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन हो जाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट की एक और प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इनको तो एक्सप्लेन कर देता है। फुल स्टॉप के बाद दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन होता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कैसे एक्सप्लेन होता है ये नहीं पढ़ना है हमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ये नहीं समझा पाते हैं। एक आध चीज़ें और हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्रॉम्पटन्स इफेक्ट भी यहाँ से एक्सप्लेन नहीं होता है, वो हमें सब नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फिर हमारी जो हेडिंग चल रही थी नेचर ऑफ लाइट, उसमें हम लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग। अब हमें नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है, वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें आप बस एक लाइन ऐसे ही लिख लो, दिस थ्योरी गिव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दिस थ्योरी गिव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट होगा लाइट या एनर्जी को आप ले लो, एनर्जी ट्रेवल्स डिसकॉन्टिन्यूअसली, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स और पैकेट्स, called क्वांटा, QUANTA, क्वांटा प्लूरल है, क्वांटम सिंगुलर है। तो क्या लिखा आपने, एनर्जी ट्रेवल्स डिसकॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स। वेव की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे बंडल की फॉर्म में चलती है। इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स कॉल्ड क्वांटा। फुल स्टॉप के बाद, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, अगर ये लाइट एनर्जी है तो इनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स। सेकेंड पॉइंट होगा एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल फोटोन या क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल फोटोन और क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। E इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है H को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, आपको ये बात पता है भैया, चाहे वेव नेचर लो चाहे पार्टिकल नेचर लो, है तो लाइट ही। C इज इक्वल टू, आपने न्यू लैम्डा पढ़ा था, स्पीड तो थोड़ी ना बदल जाएगी लाइट की। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें, अगर हम यहाँ से न्यू निकालें तो न्यू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। तो ऐसे केस में देन E इज इक्वल टू क्या बनेगा, H, न्यू की जगह क्या रखेंगे, C अपॉन लैम्डा। ये इनका सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में लिखिएगा एनर्जी इज क्वांटिटाइज्ड। क्या मतलब है इसका, क्वांटिटाइज्ड का मतलब क्या है। मान लो एक बॉडी है ये, इस बॉडी को हम एनर्जी दे रहे हैं, हंसती हुई एनर्जी मिल रही है, एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी कैसे दोगे, इन द फॉर्म ऑफ ये फोटॉन्स इसके ऊपर गिराए जाएंगे, इसको एनर्जी मिलेगी। हमने मान लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कि एक फोटॉन के पास, चलो हमने x जूल
2 जूल की एनर्जी मान ली। पॉसिबल नहीं है कि एक फोटोन के पास 2 जूल की एनर्जी हो, बट मान लिया 2 जूल की एनर्जी मान ली। अब अगर इनको हमने 1 फोटोन दिया तो 2 जूल एनर्जी मिलेगी, अगर इनको हमने 2 फोटोन दिए तो 4 जूल, 3 फोटोन दिए तो 6 जूल। क्या इनको हम 3 जूल की एनर्जी दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें 1 फोटोन देना पड़ेगा पूरा और 1 आधा देना पड़ेगा, और जबकि फोटोन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, राइट। तो एनर्जी इज क्वांटिटाइज्ड का मतलब ये है एनर्जी की केवल वही वैल्यूज पॉसिबल हैं विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो आप समझ तो आप गए ही होंगे, तो आपने जो लिखा है उसको आप कंटिन्यू करोगे। उसमें आप लिखोगे, आपने लिखा है एनर्जी इज क्वांटिटाइज्ड, दिस मीन्स ओनली फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर पॉसिबल, only fixed values of energy are possible which are integral multiple of energy, which are integral multiple of energy of single photon, that is E is equal to NH nu या NHc अपॉन लैम्डा। ये n फोटॉन्स की एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर n क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, नॉट इन फ्रैक्शन। ये तो हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, इसके क्वेश्चंस तो हम लगाएंगे बाद में। इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया गया, वो भी हम करेंगे बाद में। पहले हम लिख लेते हैं कि इस थ्योरी के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। वो लिख लो तो एक टॉपिक जो कहते हैं कि ना ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में लिखिएगा, दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन, क्या क्या समझाया इन्होंने? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, and black body radiation, but this theory cannot explain interference and diffraction. This theory cannot explain interference and diffraction. बेटा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो होते हैं वो सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट से आते हैं, और पार्टिकल नेचर में सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो वही धर्म संकट आ गया। वेव नेचर माने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पाएंगे, और अगर पार्टिकल नेचर माने तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाएंगे। तो लास्ट में एक नोट आप लिखेंगे, और ये टॉपिक कहने को मतलब नेचर ऑफ लाइट है क्या वो खत्म हो जाएगा। नोट में आप लिखेंगे फाइनली या ओवरऑल डुअल नेचर ऑफ लाइट इज टेकन, डुअल नेचर ऑफ लाइट इज टेकन, दैट इज लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम समझाते हैं वेव नेचर से और कुछ प्रॉपर्टीज समझाते हैं हम पार्टिकल नेचर से। तो ये डुअल नेचर दिया किसने? तीनों का ही रोल है। 3 कौन हो गए? एक तो हाइजीन हो गए, प्लैंक हो गए, मेन बाद में आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ने फिर ये मास और एनर्जी को रिलेट कराया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लिख देना E इज इक्वल टू mc², यानी मास और एनर्जी में रिलेशन होता है। तो कुल मिला के यहाँ से लाइट का डुअल नेचर प्रूव हो गया। अब बेटा ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, टॉपिक है लाइट या एनर्जी। इसमें जो हमने पढ़ा, लाइट क्या है ये पढ़ा, लाइट के नेचर को लेकर के क्वेश्चंस बन रहे थे। तो हमने 2 थ्योरीज पढ़ी, हाइजीन जिन्होंने वेव थ्योरी दी, साथ में क्लार्क मैक्सवेल को भी हमने ले लिया, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी। वेव नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चंस अभी करने हैं, अभी करेंगे हम लोग। और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया
कैसे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं छोटे मोटे, वो हम लोग लगाएंगे। लिखे क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ calculate the number of photons required, calculate the number of photons required to gain the energy of 2 joule, to gain the energy of 2 joule if, चाहे आप वेव लेंथ ले लो चाहे आप फ्रीक्वेंसी ले लो, दोनों ही ले सकते हो क्योंकि डुअल नेचर होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू गेन एनर्जी ऑफ 2 जूल, यानी E कितना हो गया 2 जूल, इफ वेव लेंथ ऑफ फोटोन इज, वेव लेंथ आपको दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं बेटा, इसको मीटर में लेना ही पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू दी पावर -10 से, तो ये 5 × 10 टू दी पावर -7 मीटर आएगा। बस आप फार्मूला लगाएंगे E = Nhc/λ, n निकालेंगे तो E लैम्डा अपॉन हो जाएगा Hc। E की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, H आपको पता है 6.626 × 10 टू दी पावर -34, C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10 टू दी पावर 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दे देते हैं, फिर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे इसे। ये हो जाएगा 10 होने का मतलब ये कितनी हो गई 10 टू दी पावर, चलो 10 को 10 ही रहने देते हैं ये 10 हो गया, ये 10 टू दी पावर -7 हो गया, और ये 34 ऊपर जाके प्लस में होगा और ये -8 होगा, नीचे जो बचेगा वो 6.626 और क्या होगा 3। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो इज इक्वल टू आएगा 10, नीचे है 6.626 इंटू ये 3 है, इंटू 10 टू दी पावर जो बन रही है वो 8 और 7 15 माइनस के हैं, प्लस के कितने हैं 34, मतलब कुल मिला के प्लस के कितने बचे 19 बचे, यही हो रहे हैं देख लीजिए। पंद्रह हो गए और माइनस के प्लस के 34 हैं, तो ठीक है 19 बचे। और एक काम करते हैं, ये वैल्यू 10 छोटी बन रही है इससे, तो इसे 100 कर लेंगे, 6.626 इंटू 3 और 10 टू दी पावर 18 कर लेंगे, जो भी आएगा निकल के वो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टीन, calculate the value of 1 Einstein for the photons having frequency, for the photons having frequency 10 to the power 14 Hz। अब ये 1 आइंस्टीन क्या है, खास बात बस यही है बतानी है आपको, नोट ध्यान रखें। 1 आइंस्टीन जो भी स्पेलिंग हो इसमें से एक चीज कम होगी, आइंस्टीन की वैल्यू होती है 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी, दैट इज हम n कितना लेंगे यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 1 आइंस्टीन, तो यहाँ फिलहाल 1 आइंस्टीन की वैल्यू क्या निकालोगे h न्यू, यानी n की वैल्यू आपने रखी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये रखा आपने h 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34, और न्यू की वैल्यू 10 टू दी पावर 14 दी गई है,
ये जब सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर होगा वो जूल में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे यहां से हम, लिखिएगा। अ बल्ब इज रेटेड एज, a bulb is rated as 220 volt and 80 watt, 220 volt and 80 watt। मतलब बल्ब पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बल्ब बना हुआ है इस तरीके से, इस पे यहाँ लिखा हुआ है 220 वोल्ट पे जब इसको आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, यहाँ पर ऐसे कुछ वायर्स आते हैं, ऐसे करके फिलामेंट्स होते हैं, ये जो भी होता हो, और साथ में लिखा है इसकी जो पावर है वो 80 वाट की है, ये लिखा है। अ बल्ब इज रेटेड एज, ये लिखा, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। %60 of energy is emitted in the form of 60% energy is emitted in the form of light, monochromatic light। 60% energy is emitted in the form of monochromatic light of wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। बेटा ध्यान दें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 80 वॉट, वॉट का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड। पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। 80 वॉट का मतलब हुआ दैट इज बल्ब कंज्यूम्स 80 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। 80 जूल एनर्जी, वॉट का मतलब ही है जूल पर सेकेंड। 80 जूल कौन सी एनर्जी लेता होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता होगा, ले ली भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी ली, अब उसने क्या किया, जो 80 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में ली, उसको ये कुछ तो लाइट की फॉर्म में दे देता है, भाई कुछ हीट में भी जाती होगी, अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 60% एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, लाइट की फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये है इस 80 का 60%, 48 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी एमिट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्या, लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जितनी भी वेव्स निकल रही हैं, जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं, जितनी भी वेव्स निकल रही हैं उनकी वेव लेंथ सेम है, या जितने फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सबकी सेम है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है ऑफ सेम वेव लेंथ या ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने फोटॉन निकल रहे हैं, तो अगर हम लगाएं E = NhC/λ, तो एनर्जी ये वाली जब पुट करेंगे, ये तो पर सेकेंड वाली एनर्जी है, इसका मतलब जो फोटॉन्स आएंगे वो भी कौन से आएंगे, पर सेकेंड। वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दी है, जो कि 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगी। हम यहाँ से निकालना चाहते हैं n की वैल्यू होगी E/λ/hc। तो n आप फाइंड करोगे जब, तो n की वैल्यू बनेगी, E की जगह आप रखोगे 48, लैम्डा की जगह 5 × 10⁻⁻7, और h हो जाएगा 6.626 × 10⁻⁻34, और c की वैल्यू 3 × 10⁸। यहाँ से n की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे।
तो ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके न्यूमेरिकल्स। पूरा लेक्चर इन 2 टॉपिक्स में हो जाएगा। ये तीसरा वीडियो लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसे ठीक से देखिए, क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अटेंडेंस दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्रमोट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।